ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना ही खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरीन। शुरुआत करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों के साथ जो हम आपको इस बुलेटिन में दिखाने वाले हैं। इजरायल और ईरान के बीच 7वें दिन भीषण जंग जारी है। इजरायल ने कहा खामेनेई का खात्मा हमारा लक्ष्य है। ईरान के 20 परमाणु ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। ईरान के जवाबी हमले में इजरायल को काफी भारी नुकसान हुआ है। दूसरी खबर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जुड़ी हुई, जिन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की कड़ी निंदा की है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने यह दावा किया है ईरान के परमाणु रिएक्टर में नहीं थी न्यूक्लियर सामग्री। देश के कई राज्यों में बारिश पर का ब्रेक जो है वो फेल हो गया है। महाराष्ट्र के कई शहरों में सड़कें दरिया बन गई हैं। मध्य प्रदेश में ट्रैक्टर के साथ बह गया ड्राइवर, बह गया तो वहीं गया में बाल बाल बच गई 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान। बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। और मध्य प्रदेश के राजगढ़ में गाड़ी चलाते वक्त आई झपकी से कार का भीषण एक्सीडेंट हो गया। हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। अब विस्तार से खबरें देखते हैं और बारिश और बाढ़ की मुसीबत किस तरह लोगों के सामने है, इस खबर से शुरुआत करेंगे। देखिए, देश के अलग अलग ऐसे हिस्से जहां पर बारिश की बूंदें आफत बनकर बरस रही है। मकान, दुकान, बाजार, हर जगह पानी की मार है। कहीं इंसान बह गए तो कहीं गाड़ियां बह गई हैं। बांसवाड़ा में तो भारी भरकम ट्रैक्टर ही सैलाब में समा गया है। विनाशकारी बाढ़ में ट्रैक्टर ने हिचकोले लिए और फिर तिनके की तरह बह गया। यह हादसा बांसवाड़ा के दानपुर में हुआ। जब ट्रैक्टर रपटे को पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और ट्रैक्टर लहरों में फंस गया। ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में चालक भी बह गया, जिसके बाद पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन ट्रैक्टर चालक का कोई पता नहीं चला। बिहार के गयाजी में तेज बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया। हालात इतने तेजी से बिगड़े कि पुल के नीचे सो रहे तमाम लोगों को वहां से निकलने का वक्त तक नहीं मिला। उसके बाद शुरू हुई उन्हें सकुशल बाहर निकालने की जद्दोजहद। देखते ही देखते पुल के नीचे जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ और 10 से ज्यादा लोग यहां गए। इन्हीं लोगों के साथ कुछ बकरियां भी थी। तभी स्थानीय लोगों ने फंसे हुए इन लोगों को बचाने का प्लान बनाया। एक लड़का रस्सी के सहारे नीचे उतरा और फंसे हुए इन लोगों के पास पहुंचा। इसके बाद बारी बारी से सभी लोगों को रस्सी के सहारे पुल के ऊपर खींचा गया। इसमें कुछ महिलाएं थी, कुछ पुरुष और कुछ मवेशी। हालांकि कुछ देर बाद एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई और बचे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ये सभी लोग फल्गु नदी पर बने पुल के नीचे सो रहे थे। तभी बाढ़ आ गई और ये मुसीबत से घिर गए। महाराष्ट्र में भी मानसून की मार पड़नी शुरू हो गई है। कई जिले मूसलाधार बारिश से बेहाल हैं। पुणे में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर हालात बिगड़ गए। हाईटेक शहर में हर जगह तालाब जैसा मंजर दिखाई देने लगा। पुणे में तेज बारिश शुरू हुई और जगह जगह जलभराव हो गया। तस्वीरों में दिख रहा है कि मंदिर का सिर्फ गुंबद ही नजर आ रहा है, जबकि मंदिर का निचला हिस्सा जल समाधि ले चुका है। तेज बारिश के बाद इंद्रायणी नदी में उफान आ गया। घाट पर नहाने गया एक लड़का पानी में बहने लगा, जिसे एनडीआरएफ की टीम ने बचा लिया। बारिश के चलते कई गांवों का संपर्क टूट गया है। नदी नाले उफान पर हैं और सड़कें दरिया बन चुकी हैं। ये हिंजेवाड़ी से सटे भोईरवाड़ी इलाके की तस्वीर है, जहां गाड़ियां सड़क पर तैरती हुई दिखाई दी। इस बीच पंचवटी इलाके में एक बड़ा पेड़ गिर गया और इस हादसे में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। हालात बिगड़ता देख प्रशासन ने खड़कवासला बांध से 2000 क्यूसेक की दर से नदी में पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट पर रहने की चेतावनी जारी कर दी है। कल ही मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और आज इसका असर दिखने भी शुरू हो गया। ठाणे से पालघर तक कई जिले पानी की मार से बेहाल नजर आए हैं। रात भर बारिश हुई और सुबह ठाणे के शाहपुर का ये मंदिर पानी में डूबा नजर आया। वीडियो में दिखाई दिया कि मंदिर के पास बना सबवे भी भारी बारिश के पानी में समा चुका है। आसपास के घरों का हाल भी इससे अलग नहीं है। पानी को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है, लेकिन ठाणे के लोग इस बात को नहीं समझना चाहते। वीडियो में देखिए कैसे खुद की जिंदगी दांव पर लगाकर ये लोग रास्ता पार कर रहे हैं। इधर पालघर में निर्माणाधीन भिवंडी हाईवे का एक हिस्सा बारिश के चलते ढह गया और इस हादसे के चलते सड़क पर लंबा जाम लग गया। ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्से पानी में डूबने शुरू हो चुके हैं। ये नाला सोपारा का हाल है, जहां सड़क पर सैलाब उतर आया है।
अब आपको महाराष्ट्र के कुछ और जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं। हालात यहाँ भी बिगड़े हुए हैं। परेशानी यहाँ भी बहुत बड़ी है क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी ड्रेनेज सिस्टम की नाकामी लोगों पर भारी पड़ रही है। बुधवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते गोदावरी नदी उफान पर है। इसके चलते नासिक के कई हिस्से पानी में डूब चुके हैं। सब्जी मार्केट में जो गाड़ियां पार्क की गई वो भी पानी में डूब चुकी है। ये रत्नागिरी का वीडियो है। गली मोहल्ले में इस कदर पानी भर गया है कि मानो कोई तालाब हो। रायगढ़ के हालात भी इससे अलग नहीं। रास्ते पानी में डूब चुके हैं और अगले कितने दिनों तक लोग इस तरह परेशान रहेंगे ये किसी को नहीं पता। अब त्र्यंबकेश्वर का हाल देखिए। दुकान से लेकर घर तक पानी ही पानी। शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां सड़क पर पानी जमा हो गया है। अब आपको दिखाते हैं बिहार के नवादा की तस्वीरें। नवादा के कुलत जल प्रपात में अचानक से आई बाढ़ ने मुश्किल बढ़ा दी। अचानक से आई आसमानी आफत के बाद ककुलत जल प्रपात को 20 जून तक के लिए बंद करना पड़ा है। बीती रात फॉल्स में 3 बार बाढ़ जैसे हालात बने। आज भी झरने से काफी मात्रा में पानी गिरा। फिलहाल जल प्रपात का पानी स्थिर है, लेकिन झरने से मटमैला पानी लगातार गिर रहा है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लग गया है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि मुसीबत कितनी बड़ी है। सड़कें तालाब बन गई हैं, जगह जगह पानी भरा है। रफ्तार भरने वाली गाड़ियां चल कम रेंग ज्यादा रही हैं। 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश के बाद डोड की नदी उफान पर आ गई। जिस पुलिया से लोग आवाजाही करते हैं उसके ऊपर 4 फीट पानी बह रहा है। लोग इसी पुलिया में जान खतरे में डालकर सफर कर रहे हैं। इसी बीच बाढ़ के पानी में एक गाड़ी खराब हो गई, जिसको ट्रैक्टर की मदद से बमुश्किल निकाला गया। मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिन बारिश लगातार ऐसे ही जारी रहेगी, जिससे हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। यूपी के देवबंद से मुस्लिम महिलाओं के लिए एक नया फतवा जारी हुआ है। जमियत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक मौलाना कारी इसहाक गोरा ने एक फतवा जारी किया है, जिसमें यह कहा गया है कि मुस्लिम समाज की शादियों में एक पंडाल के नीचे खुले तौर पर महिला पुरुष को नहीं होना चाहिए। शादी पार्टी में पुरुषों के साथ बिना पर्दा महिलाओं का शामिल होना शरीयत के खिलाफ बताया है। मौलाना ने मुस्लिम शादियों में दिखावे पर नाराजगी जताई और कहा कि एक ही पंडाल में पुरुषों के साथ महिलाओं को न सिर्फ बैठाया जाता है, बल्कि वो बिना हिजाब पुरुषों के साथ खाना भी खाती हैं, बातचीत भी करती हैं और ये सब कुछ शरीयत के खिलाफ है। मौलाना ने इस तरह की पार्टियों में को बंद करने की अपील भी की है। हमें याद रखना चाहिए कि ये अमल सरासर इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है और तमाम उलमा इससे इत्तिफाक रखते हैं कि एक ही पंडाल के नीचे नामहरम मर्द औरतों का इकट्ठा होना, खाना खाना, बातें करना ये क़तअन नाजायज़ है। राजा रघुवंशी हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी शिलांग पुलिस के हाथ बड़ा सुराग लगा है। जिस संजय वर्मा नाम के शख्स से सोनम लगातार संपर्क में थी और उससे घंटों बातें किया करती थी, उस संजय वर्मा के राज से पर्दा उठ गया है। संजय वर्मा का सच सामने आने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई है, क्योंकि संजय वर्मा कोई और नहीं बल्कि सोनम का आशिक राज कुशवाहा ही है। दरअसल सोनम और संजय वर्मा के बीच 1 मार्च से 8 अप्रैल के बीच 234 बार बातचीत हुई। पुलिस के मुताबिक शादी के बाद भी सोनम और संजय वर्मा के बीच बातचीत जारी रही, लेकिन अचानक 8 जून को रात करीब 11:30 बजे वो नंबर बंद हो गया। पुलिस ने संजय वर्मा का पता लगाने के लिए इंदौर में तलाशी अभियान चलाया। इसी दौरान पता चला कि ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा ही इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस के मुताबिक राज ने ही फर्जी नाम से सिम कार्ड खरीदा और संजय वर्मा बनकर सोनम के संपर्क में रहा और उससे बातचीत करता रहा। सोनम और राजा की शादी से पहले राजा के परिवार वालों ने दोनों की कुंडली भी मैच नहीं करवाई। उन्होंने सोनम के परिवार वालों की बात पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया था। लेकिन सोनम की कुंडली में दोष होने की खबर सामने आने के बाद राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने सोनम के परिवार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनम के परिवार वालों ने कई बातें छिपाई। विपिन रघुवंशी ने जांच के लिए इंदौर पहुंची शिलांग पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा जताया, लेकिन साथ ही कहा कि सोनम समेत सभी आरोपियों का एनकाउंटर कर देना चाहिए। कोर्ट से जेल भेज देंगे
वो जेल में कुछ दिन ही 1-2 साल रहेंगे अंदर और फिर इनको पेरोल पे देना छोड़ कर देंगे। तो ऐसे तो अपने आरोपियों जो है उनको हौसला बुलंद हो जाएगा। मेरा मानना ये है इनको इतना ना करते हुए सभी का एनकाउंटर कर देना चाहिए। वहीं शिलांग पुलिस आरोपी राज कुशवाहा के घर भी पहुंची और उसकी मां और छोटी बहनों से पूछताछ की। देश की पहली प्लांट सिटी को स्लम फ्री करने के लिए चंडीगढ़ में बुलडोजर एक्शन हुआ है। सैकड़ों अवैध घरों को गिरा दिया गया। बताया जा रहा है कि 12 एकड़ सरकारी जमीन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखी थी। एक साथ कई बुलडोजर ने चंडीगढ़ के सेक्टर 53 और 54 में बने अवैध निर्माण को धराशायी कर दिया। बुलडोजर एक्शन से दीवारें टूट गईं, लेकिन बचे हुए टिन के छप्पर को लोग ले जाते दिखे। वहीं चंडीगढ़ के डिप्टी मेयर के साथ बहुत से लोग एक्शन का विरोध करते दिखे। मैंने डी साहब से प्रार्थना की थी कि सर आप इनका सर्वे करा के मकान दीजिए, मगर केंद्र सरकार और गवर्नर साहब इतने कठोर मन के हो गए कि किसी को पूछा नहीं। लोगों का आरोप है कि उनके पास घर के कागजात हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। 1994 मेरा जन्म इसी कॉलोनी में हुआ था। 1992 में आग लगी थी, मेरा भाई जिंदा जल के मरा था। 1996 से हमें सबको वोटर कार्ड इशू हुए हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 54 और शाहपुर कॉलोनी में सबसे ज्यादा अवैध निर्माण किया गया। इन दो कॉलोनियों के हटने के बाद चंडीगढ़ में इस तरह की कोई कॉलोनी नहीं बचेगी। यूपी के फिरोजाबाद में 8 साल की बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। 17 जून को बच्ची घर के बाहर से गायब हो गई थी। खोजबीन करने पर 25 मीटर दूर पड़ोसी के घर पर उसकी डेड बॉडी मिली, जिसके बाद हंगामा मच गया और लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि हंगामे से पहले ही बच्ची के गायब होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मासूम की तलाश में जुट गई। पूछताछ से और घर वालों ने कुछ आशंका जाहिर की थी, उससे पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले थे और उन्होंने अपने ही घर से करीब 20-25 मीटर दूर रहने वाले एक अन्य परिवार के लड़के पर शक जाहिर किया था, जिसके बाद संदिग्ध के घर की तलाशी ली गई। छानबीन के दौरान 8 साल की बच्ची का शव पड़ोसी के घर में। त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है। मासूम बच्ची गर्मियों की छुट्टियां मनाने नानी के घर आई थी। यूपी के सोनभद्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में 3 ब्लैक कोबरा निकल आए। कोई हादसा होता उससे पहले ही स्नेक मैन ने तीनों कोबरा को पकड़ लिया। दहशत मचाने के लिए कोबरा काफी है, लेकिन इस घर में एक साथ 3 कोबरा निकल आए तो लोग घर छोड़कर बाहर भाग गए। बाद में कोबरा की खबर स्नेक मैन रिक्की चंद्रा को दी गई। उन्होंने मौके पर पहुंचकर एक एक कर तीनों सांपों को पकड़ लिया। हैरत की बात ये रही कि स्नेक मैन जब कोबरा को पकड़ रहे थे तो एक कोबरा एक फन फैलाकर बैठ गया। रिक्की उसके फन को सहलाने लगे, जैसे मानो दोनों के बीच कोई पुरानी दोस्ती हो। इसका मतलब ये नहीं कि कोई और भी आदमी इसको इस तरीके से सराहने लगे। हालांकि रिक्की दोनों को ये हिदायत देते भी दिखे कि वो जो कर रहे थे वो रिस्की हो सकता है और ये गलती कोई हरगिज कोई ना करे। बाद में रिक्की चंद्रा ने तीनों कोबरा को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। रिक्की स्नेक मैन के नाम से मशहूर है और कई सालों से लोगों को सांपों से बचाते आ रहे हैं। अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव लगातार पोस्ट के जरिए अपनी बात कह रहे हैं। अब एक बार फिर से तेज प्रताप यादव ने एक नया पोस्ट किया है। तेज प्रताप ने पोस्ट कर परिवार पर सवाल उठाए हैं। मेरी भूमिका कोई दल या परिवार तय नहीं करेगा, ये तेज प्रताप ने कहा है अपनी इस पोस्ट में कि कोई मेरी खामोशी को कमजोरी ना समझे। मुझे तुम्हारी साजिशों का पता है, झूठ और फरेब के चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहा हूं। हालांकि अनुष्का से रिश्ते को लेकर हुए विवाद के बाद पहली बार तेज प्रताप यादव एबीपी न्यूज से बात करने आए तो उन्होंने साफ कहा कि निजी जीवन पर जनता और कोर्ट फैसला करेगा। माता पिता से बड़ा कोई नहीं होता है। उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि मैं साजिश बेनकाब करूंगा। तेज प्रताप ने चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई। पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद कहां है इन दिनों तेज प्रताप यादव? आपके मन में कई सवाल होंगे, लेकिन इस वक्त एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए खुद तेज प्रताप यादव मौजूद है। कहां हैं आजकल आप और कैसे हैं? जहां भी हैं ठीक हैं। हमारा आवास है 26 नंबर, यहीं पे है। हाँ, लगातार यहीं हैं। चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि सब कुछ जीवन में जो है सेटल हो गया है। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव हर एक लोगों के जीवन में आता है, उतार चढ़ाव। और भगवान में जो आस्था रखते हैं, जो भगवान में विश्वास रखते हैं, जीत उनकी होती है। आपने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है कि मतलब सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है कि मेरे खिलाफ साजिश करने वालों, मैं सबको एक एक करके बेनकाब करूंगा। ये तो बात सही है ना। जो मेरे खिलाफ साजिश किया है तो उसको तो बेनकाब मैं करूंगा ही। तो जो साजिश करता है और जब हमारे पीछे अगर कोई लगा है, आज जो साजिश किया है,
वो नीचे गिरा है। क्या इस बार तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे या लड़ना चाहते हैं? देखिए अभी तो संगठन से हम बाहर हैं, दल से हम बाहर हैं, और मैं अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करता हूँ। माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता है। तो जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। चुनाव लड़ना ना लड़ना, चुनाव लड़ेंगे भी तो हम उन्हीं के पुत्र जाने जाएंगे, चुनाव नहीं भी लड़ेंगे तो उन्हीं के पुत्र जाने जाएंगे। चाहते हैं लड़ना? देखिए लड़ना तो चाहते हैं। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के नए फील्ड मार्शल बने आसिम मुनीर की मुलाकात की चर्चा दुनिया भर में है। ये मुलाकात क्यों हुई इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ट्रंप और मुनीर की मीटिंग को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ है वो वाकई हैरान करने वाला है। मुनीर को लंच पर बुलाने की वजह नोबेल शांति पुरस्कार की सिफारिश है। व्हाइट हाउस की डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी एना केली ने इस बात का खुलासा किया है। ट्रंप और असीम मुनीर की मुलाकात पर एना केली ने कह दिया है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की सिफारिश की थी, जिसके बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच का निमंत्रण दिया था। यानी अगर पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की पैरवी नहीं करता तो ट्रंप मिलने के लिए नहीं बुलाते। ये कितना हास्यास्पद है। अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख असीम मुनीर से इसीलिए मिलता है क्योंकि आसिम मुनीर ने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने पर ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की वकालत की थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि सिर्फ धन्यवाद के लिए मुनीर को बुलाया था। Reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just ending the war, and I want to thank, as you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago, just left, and we're working a trade deal with India, we're working a trade deal with Pakistan. ट्रंप ने यह भी कहा कि दो बहुत ही समझदार लोगों ने युद्ध जारी न रखने का फैसला किया। वो दो बड़ी परमाणु शक्तियां हैं। मोदी और मुनीर से मिलकर ट्रंप ने खुद को सम्मानित बताया। पाकिस्तानी सेना के फील्ड मार्शल मुनीर के अमेरिका में गेस्ट बनने पर सिंधी फाउंडेशन ने इसका विरोध किया और मुनीर को कसाई से उसकी तुलना कर दी है। साथ ही ट्रंप को अमेरिका का भ्रमित राष्ट्रपति बताया है। सरकारी निदेशक सूफी लघारी हाथ में पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। पोस्टर के ऊपरी हिस्से में मुनीर की तस्वीर पर क्रॉस का निशान था। नीचे मुनीर को बूचर ऑफ सिंध कहा गया। President Trump is confused. He is not a politician, he's a businessman. He is looking in Pakistan, our other resources, that's why there's no free lunch here. That's why he invites it to the General Asif Munir. But what is the General Asif Munir's interest? His interest is money. लाघरी ने कहा कि जब अमेरिका की पीठ में छुरा भोंका जाएगा तब उसे एहसास होगा कि पाकिस्तान उसका स्वाभाविक सहयोगी नहीं है। सिंधी लोग भी पाकिस्तान के क्रूर शासन से आजाद होना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट की इस जंग में भले ही कितने भी देशों का नाम आए, लेकिन जंग में अभी तक मुख्य तौर पर 3 देश ही शामिल हैं। ये है इजराइल, ईरान और अमेरिका। अगले कुछ मिनट हम आपको बताएंगे कि ईरान ने ट्रंप की धमकियों के बाद इजराइल पर किस तरह से पलटवार किया, बदले में इजराइल का क्या एक्शन रहा और अमेरिका जंग से जुड़ी क्या तैयारियां कर रहा है। तो फिलहाल आज जो खबरें सामने आई उससे ये साफ हो गया कि अमेरिका ने कल जो ईरान को धमकी दी थी उसकी वजह से जंग और भड़क गई। कल तक इजराइल ईरान को धुआं कर रहा था, आज ईरान ने वो काम कर दिया। कल तक ज्यादा नुकसान झेलने वाला ईरान अब इजराइल के शहरों को तबाह कर रहा है। ईरान की मिसाइलों ने तेल अवीव शहर में तबाही लाई। हमले के बाद इजराइल में गाड़ियां जलती हुई दिखी। रिहायशी इलाकों में खड़ी गाड़ियों का ईरान ने कबाड़ा कर दिया। ईरान की मिसाइलें मिलिट्री टारगेट छोड़ इजरायलियों के घर के अंदर भी घुसी। हमले के बाद एक घर के अंदर आग की लपटें दिख रही थी। कुछ घंटे पहले तक पूरे इजराइल के बिजनेस पर बड़ा प्रभाव डालने वाली उनके स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग भी ईरान के हमले में तबाह हो गई। ईरान की मिसाइलों ने इसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। हमलों में करीब 40 लोगों के घायल होने की खबर है। ईरान की मिसाइलें अब और तेजी से इजराइल की तरफ बढ़ रही हैं। वीडियो जारी कर ईरान ने अपनी मिसाइलों की लॉन्चिंग भी दिखाई। ईरान ने इजराइल के मजबूत एयर डिफेंस के दावों की पोल खोल दी। इजराइल का एयर डिफेंस 3 लेयर में है। सबसे ऊपर एरो सिस्टम, उसके नीचे डेविड स्लिंग और सबसे आखिर में आता है आयरन डोम।
ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस के तीनों लेयर्स को तबाह कर दिया। वो एक साथ कई मिसाइल इजराइल की ओर दागता रहा। इनमें से कुछ हवा में ही नष्ट हो जाती हैं तो कुछ नीचे गिरकर इजराइल को नुकसान पहुंचा रही हैं। ईरान ने इजराइल के अभेद एयर डिफेंस के घमंड को आज चकनाचूर कर दिया। एयर डिफेंस तबाह होने के बाद इजराइल का भी वही हाल हुआ जो कल तक ईरान का हो रहा था। तबाही का वही मंजर फिर से दिखा, बस इस बार लोकेशन तेहरान नहीं बल्कि तेल अवीव थी। ये लाइव वीडियो उस वक्त का है जब ईरान ने इजराइल के बीरशेबा में मौजूद सोरोका अस्पताल पर हमला किया। हमले के बाद बिल्डिंग से धुएं का गुबार उठने लगा, तबाही मची तो डॉक्टर्स भी बाहर जान बचाकर भागे। बैलिस्टिक मिसाइलों से किए गए हमले में अस्पताल का कोना कोना तबाह हो गया। हमले से न सिर्फ बिल्डिंग टूटी बल्कि अपनी सुरक्षा को लेकर निश्चिंत रहने वाले इजरायलियों का मनोबल भी ईरान ने तोड़ दिया। हमले के दौरान आसमान में ईरान के ड्रोन्स का कहर छाया। जंग में ईरान के सबसे बड़े हमले की गवाही इजरायल के आसमान में दिखी। इजरायल ने जवाबी हमले की कसम खाई तो ईरान भी बैकफुट पर आ गया। एक मैप दिखाते हुए कहा कि वो तो इजरायल के मिलिट्री ठिकानों पर हमला कर रहा था। अस्पताल की बिल्डिंग टारगेट से सटी हुई थी, इसलिए उसे भी नुकसान पहुंचा। अस्पताल पर हमले के बाद अब इजरायल के पलटवार का इंतजार है। ईरान को इजरायल की ताकत और अमेरिका की बैकिंग का पूरा अंदाजा है, फिर भी वो झुकने को तैयार नहीं है। और अब तो उसने अपनी एक और बैलिस्टिक मिसाइल इजरायल की ओर दाग दी है, जिसका नाम है सेजल मिसाइल। ईरान से निकलकर यह मिसाइल इजरायल पहुंची है और वहां उसने खूब तबाही मचाई। 2000 किलोमीटर की रेंज वाली सेजल मिसाइल को इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम भेद नहीं पाया। और इससे पहले कि इजरायल की सेना कुछ कर पाती, ईरान की सेजल मिसाइल ने उनके एयर डिफेंस को भेद कर इजरायल के शहरों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। देखिए, वैसे आज हम इजरायल के एयर डिफेंस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ईरान के पास तो अब एयर डिफेंस बचा ही नहीं। ट्रंप और नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान का पूरा आसमान उनके कंट्रोल में है, वो जब चाहे ईरान को तबाह कर सकते हैं। और इजरायल एक एक करके ऐसा कर भी रहा है। हवाई हमले रोकने में नाकाम, ईरान के अंदर घुसकर इजरायल ने फिर एक बार उसके न्यूक्लियर ठिकानों के आसपास बड़ी तबाही मचाई है। इजरायल का दावा है कि उसके 60 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने ईरान के 20 से ज्यादा मिलिट्री टारगेट्स को नष्ट कर दिया। इनमें न्यूक्लियर बनाने में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम के भंडार, मिसाइल और एयर डिफेंस बनाने वाले ठिकाने, न्यूक्लियर हथियारों पर रिसर्च करने वाले सेंटर, सब पर इजरायल के फाइटर जेट्स ने निशाना लगाया और पलक झपकते ही काम तमाम। नेतन्याहू की सेना के फाइटर जेट्स इस वक्त ईरान पर ही नजरें गड़ाए बैठे हैं। हवा में ही रिफ्यूलिंग कर वो ईरान में अपने टारगेट्स को तबाह करने के लिए निकल जाते हैं। अब जब ईरान इजरायल पर ताबड़तोड़ वार कर रहा है तो अमेरिका क्या कर रहा है? जवाब है मंथन। अमेरिका विचार कर रहा है। विचार इस बात पर कि ईरान पर हमला किया जाए या फिर नहीं, और हमला करें भी तो कब करें। अमेरिका ये देश देख तो रहा है कि वो जंग में कुछ बड़ा करने की सोच रहा है, लेकिन अभी तक उसने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आज भी व्हाइट हाउस में इससे जुड़ी हुई मीटिंग की। माना जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के लिए अपना प्लान तो तैयार कर लिया, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप से कोई पूछे कि वो आगे क्या करने वाले हैं तो एक संतोषजनक जवाब देने की बजाय ट्रंप सस्पेंस बनाकर चले जाते हैं। जंग पर भी ट्रंप अमेरिका के फ्यूचर प्लान को उजागर नहीं कर रहे। मैं शायद हमला करूं या शायद ना भी करूं, मतलब कोई नहीं जानता कि मैं क्या करने वाला हूं। ट्रंप की सुई अभी भी उस न्यूक्लियर डील पर ही अटकी हुई है जिसे कुछ दिनों पहले ईरान ने ठुकरा दिया था। उन्हें सौदा करना चाहिए था। मेरे पास उनके लिए एक बढ़िया सौदा था। हमने 60 दिनों तक इस बारे में बात की और अंत में उन्होंने इसे ना करने का फैसला किया और अब वो चाहते हैं कि वो ऐसा करते। ट्रंप आगे कहते हैं कि ईरान अब उनसे बात करना चाहता है। देर हो चुकी है, लेकिन वो मिलना चाहते हैं और वो व्हाइट हाउस आना चाहते हैं। मैं ऐसा कर सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। हालांकि ईरान ने अमेरिका को बातचीत के लिए मनाने की बात को नकार दिया। फिलहाल मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई सैन्य अड्डे अलर्ट मोड पर हैं। ईरान पर हमला करने का प्लान बना तो अमेरिका यहां से अपनी सेना को आगे बढ़ाएगा। अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और अतिरिक्त फाइटर जेट्स भी मिडिल ईस्ट की ओर मोड़ दिए हैं। जंग के लिए बस ट्रंप के एक ऑर्डर का इंतजार है। इधर अमेरिका में भी सब कुछ सामान्य नहीं है। खबरें हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति का विध्वंसक डूम्सडे प्लेन वॉशिंगटन के करीब आ गया है। और ये प्लेन ऐसे ही नहीं आता है। जब कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तभी ये प्लेन दिखता है। आपको बता दें कि आखिरी बार अमेरिका पर आतंकी हमला होने के बाद ये प्लेन आया था।
अमेरिका का ये एडवांस प्लेन परमाणु हमला भी सह सकता है। वॉशिंगटन के पास इस प्लेन का आना जंग में अमेरिका की भूमिका पर एक बड़ा संकेत दे रहा है। देखिए, अमेरिका के सपोर्ट से इजरायल बम और बारूद वाली लड़ाई तो लड़ ही रहा है, लेकिन अब जंग में डिजिटल लड़ाई भी हो रही है। इजरायल के हैकर्स ने ईरान के सरकारी टीवी चैनल को हैक कर लिया है और फिर उन लोगों ने खामेनेई सरकार के खिलाफ हुए पुराने विरोध प्रदर्शन के वीडियो चलाए। ऐसा करके हैकर्स ने ईरान के लोगों को अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े होने के लिए कहा। इस जंग में इजरायल के मुख्य एजेंडे में खामेनेई सरकार को उखाड़ फेंकना भी है। इसके लिए अब उसने अपने हैकर्स की मदद ली है। तो देखिए, एक तरह से बारूदी जंग तो जारी है ही, दूसरी तरफ अब इसमें साइबर हमला भी हो रहा है और ये हुआ है ईरान के सरकारी न्यूज चैनल पर, जिसमें हैकर्स ने इसे हैक कर लिया और उसके बाद यहां पर वो वीडियो चलाया गया जिस वीडियो में हैकर्स ने उस पुराने प्रोटेस्ट को दिखाया जो सरकार के खिलाफ हुआ था। इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।